राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। और त्रिनेत्र माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं राधे। और आपका जो टॉपिक चल रहा था वो डिस्कस चल रहा था सेल ऑर्गेनल के बारे में। और कल जो मैंने डिस्कस किया था आपसे वो आपका न्यूक्लियस हो गया था। न्यूक्लियस के बाद मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चीजें बताई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था लाइसोसोम। और लाइसोसोम में लास्ट में होते होते मैं एक टॉपिक पर मतलब किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग चीजों को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो दिक्कतें थोड़ी सी आ रही हैं। तो मैं आपको टॉपिक छोड़ा था कि जो लाइसोसोम है वो आपका सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहता है, जब आपका क्या बोलते हैं ब्लड कैंसर का जब सीन आता है। ये पॉइंट मैंने आपको बता रहा था। क्या बता रहा था कि जो आपके लाइसोसोम है, जो लाइसोसोम है ये मोर एक्टिव कब होते हैं? मोर एक्टिव बहुत ज्यादा एक्टिव ये कब होते हैं? ये तब होते हैं ब्लड कैंसर के केस में। ब्लड कैंसर के केस में ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा लाइसोसोम किस सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो डब्ल्यूबीसी में मैंने आपको बताया था। और डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी इज द पार्ट ऑफ ब्लड। तो ब्लड का पार्ट है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में ही नंबर ऑफ लाइसोसोम सबसे ज्यादा होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर, पूरी होल बॉडी के अंदर। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं किडनी है, आपका पैनक्रियाज है, आपका मैं पूरा लिस्ट मैंने आपको बताया था। तो सबसे ज्यादा आपका लाइसोसोम कहां प्रेजेंट होता है? डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसी जब आपका ब्लड कैंसर व्यक्ति होता है तो सबसे ज्यादा ये एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, विस्फोट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ब्लड में आपको बताऊंगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा उस जगह और डिटेल से जाएगा ये मैटर, क्या स्थिति होती है कि ब्लड कैंसर में ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका रह गया था, तो मैंने आपको बता दिया था। चलते चलते एक पॉइंट और आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपके एनिमल सेल में तो ये प्रेजेंट होते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, क्या एक पॉइंट आप लिखेंगे कि लाइसोसोम ऑलवेज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। लाइसोसोम ऑलवेज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये लाइसोसोम ऑलवेज प्रेजेंट होता है किसमें? एनिमल सेल में। बट इट इज रेयर इन प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल में रेयर होते हैं कि कोई प्लांट हो जिसमें आपका लाइसोसोम प्रेजेंट हो, लेकिन आपका जो एनिमल सेल है उसमें ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है, बट रेयर इन प्लांट सेल। ये कभी किसी प्लांट में पाए जाते हैं, किसी प्लांट में नहीं पाए जाते। ये रेयर है, कुछ एक आध दो चार छह जो प्लांट जिसके अंदर ये लाइसोसोम पाया जाता हो, बट ये लाइसोसोम ऑलवेज प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। तो ये पॉइंट मुझे आपको बताना था। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में। अगला आपका सेल ऑर्गेनल आने वाला है, वो है आपका राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। तो अगली हेडिंग आपकी जाएगी, जो भी पॉइंट हो आपका वो नोट डाउन कर लीजिएगा। राइबोसोम को राइबोसोम ही बोला जाता है। राइबोसोम। तो ये राइबोसोम क्या होते हैं? तो देखिए, राइबो का क्या मतलब होता है? राइबो का मतलब होता है आरएनए प्लस डीएनए के मॉलिक्यूल। आरएनए प्लस प्रोटीन के मॉलिक्यूल। और सोम का क्या मतलब होता है? राइबोसोम, सोम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, यानी कि कण, छोटे छोटे कण। तो ये किसके कण है? छोटे छोटे, ये छोटे छोटे कण है आरएनए और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के ये ग्रेन्यूल है। यानी कि कण कैसे हैं? ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो अगर मैं इसको दोनों को आपस में मिलाकर के डेफिनेशन हम देखें तो क्या है? आरएनए और प्रोटीन की छोटी छोटी स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स ही राइबोसोम कहलाता है। बात समझ आ रही है? छोटी छोटी आकृति या छोटे छोटे मॉलिक्यूल, यानी कि आरएनए और प्रोटीन के बने मॉलिक्यूल। राइबोसोम का मतलब क्या होता है? ग्रेन्यूल्स यानी कि कण, छोटे छोटे कण। कैसे? छोटे छोटे कण।
तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, आरएनए और प्रोटीन की छोटी छोटी स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स ही क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाता है। तो यहां से एक डेफिनेशन हमको मालूम पड़ी कि राइबोसोम क्या है, आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये, और ये ग्रेन्यूल्स, सोम का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे कण, यानी कि आरएनए और प्रोटीन की बने छोटी छोटी स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स ही क्या कहलाते हैं, आपके राइबोसोम कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। इसकी डिस्कवरी किसने की है, यहीं पे आप देख लीजिए, डिस्कवरी, डिस्कवरी किसने की है साहब, इसकी डिस्कवरी करने वाले कौन है, यानी कि जिन्होंने खोज किया है, खोज करने वाले हैं साहब आपके पेलाडे। कौन है, पेलाडे साहब है, पेलाडे। और इन पेलाडे साहब ने ही इसका नाम रखा था पेलाडे ग्रेन्यूल। राइबोसोम का क्या नाम रखा था, इन्होंने अपने ही नाम पर, अपने ही नाम पर इन्होंने पेलाडे ग्रेन्यूल नाम रखा था। पेलाडे ग्रेन्यूल इन्होंने किसका नाम रखा था, राइबोसोम का। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इसकी डिस्कवरी कौन कर रहा है, राइबोसोम की, राइबोसोम की डिस्कवरी करने वाले हैं पेलाडे साहब। और पेलाडे साहब ने इसको डिस्कवरी किया है, और पेलाडे ने इस राइबोसोम का क्या नाम दिया था, पेलाडे ग्रेन्यूल नाम दिया था। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये नाम चल नहीं पाया, और ये पेलाडे ग्रेन्यूल आगे चल करके इसका नाम कन्वर्ट हो गया, और ये जाना गया राइबोसोम के नाम से, राइबोसोम के नाम से जाना गया, नाम से जाना गया। बात समझ रही है, राइबोसोम के नाम से ये जाना गया। दोबारा से देख लीजिए, ये क्या राइबोसोम, राइबोसोम क्या, राइबो का क्या मतलब होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने मॉलिक्यूल। आप सोम का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल यानी कि छोटे छोटे कण, अर्थात आरएनए और प्रोटीन की छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर्स या मॉलिक्यूल्स हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की है, इसकी डिस्कवरी की है पेलाडे साहब ने, और इन्होंने ही अपने नाम पर इसका नाम रखा था पेलाडे ग्रेन्यूल। और ये पेलाडे ग्रेन्यूल ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया, और यही धीरे आगे आगे जाकर के इसका नाम कन्वर्ट हो गया, राइबोसोम के नाम से ये जाना गया। बात ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो लिख लीजिए आप इसको करने से पहले। क्या पॉइंट्स हैं, एक बहुत बड़ा पॉइंट आने वाला है आपके सामने, देखिए क्या है वो पॉइंट। देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, ऑर्गेनल है ये, ऑफ सेल। सेल का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, आपका राइबोसोम है। कौन है, राइबोसोम है, यानी कि कोशिका का, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग या सबसे छोटा अंग, आपका स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल रख लिया तो छोटा कोशिकांग। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, आपका राइबोसोम। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा है आपका राइबोसोम। और सबसे बड़ा क्या बताया था मैं, सबसे लार्जेस्ट कौन सा बताया था, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा बताया था, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और सेकंड लार्जेस्ट भी मैंने आपको बताया था, क्या, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट भी मैंने आपको बताया था, वो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पॉइंट दोनों में आपको बता चुका हूं। आपका सबसे सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और दूसरा सबसे बड़ा आपका सेल ऑर्गन कोशिकांग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिकाएं। और सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल कौन सा है सेल का, वो है आपका राइबोसोम। एक अगला पॉइंट और लिख लीजिए इसमें। अगला पॉइंट क्या है, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। क्या है ये, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, यानी कि झिल्ली रहित, झिल्ली रहित कोशिकांग, कोशिकांग। बात समझ आ रही है। ये कौन सा है, ये आपका है राइबोसोम। बताए मैंने आपको तीन है, आपको जो आपके जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, कौन कौन से बताए थे, आपका राइबोसोम बताया था, सेंट्रोसोम बताया था, और माइक्रोट्यूबुल्स बताए थे। ये तीन मैंने आपको बताया था। तो तीन में से आपका ये क्या है, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है।
एक क्या पॉइंट है आपका, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ सेल कौन है, राइबोसोम है। यहां तक आप लोगों को मालूम पड़ गया। एक पॉइंट और लिखेंगे आप इसमें, एक पॉइंट क्या रखेंगे कि यूनिवर्सल सेल कंपोनेंट कौन सा है, यूनिवर्सल सेल कंपोनेंट, तो यूनिवर्सल सेल कंपोनेंट यानी कि सार्वभौमिक जो आपकी जो सेल है, चाहे किसी भी प्रकार की सेल क्यों ना हो, वो हर सेल में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, राइबोसोम आपका हर प्रकार की सेल में, जिंदी हो, मरी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, चाहे जो कोई भी हो, हर एक के अंदर यूनिवर्सल, विश्व की ऐसी कोई भी सेल नहीं है जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेल कंपोनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपोनेंट बोला जाता है, यूनिवर्सल सेल कंपोनेंट बोला जाता है किसे, राइबोसोम को। ऐसी कायनात में कोई भी सेल नहीं है जिसके अंदर आपका राइबोसोम प्रेजेंट ना हो। आपका चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे आपको प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे आपका यूकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है सर। बात समझ में आ रही है, इन दोनों में ही ये प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, हर एक में ये प्रेजेंट होता है। इस कायनात में, इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी अगर सेल है उसके अंदर आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये बात मुझे आपको बतानी थी। एक पॉइंट और आपको लिखना है, अगर ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अगर सबसे ज्यादा है, तो अगर मैं बात करूं कि एक बैक्टीरिया के अंदर कितना आपका राइबोसोम होता है, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक है, तो एक बैक्टीरिया के अंदर लगभग 10,000 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, 10,000 राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ये कहां पाया जाता है बैक्टीरिया, ये आगे मैं डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि लार्ज स्टाइल में इसका घर होता है। हमारी बॉडी के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको सड़ाने का, गलाने का काम यही बैक्टीरिया करता है। तो आगे का डिस्कस है। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर आपका कितना आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लगभग 10,000, नंबर ऑफ 10,000 राइबोसोम आर प्रेजेंट इन ई कोलाई बैक्टीरिया। और अगर मैं मैमल्स की बात करूं, मैमल्स कोई भी स्तनधारी जीव क्यों ना हो, कोई भी स्तनधारी जीव क्यों ना हो, उस स्तनधारी जीव के अंदर आपके कितने हैं, अगर मैमल्स की बात करूं, मैमल्स, अगर मैं मैमल्स की बात करूं, स्तनधारियों की बात करूं, तो लगभग 10 मिलियन, कितना, लगभग 10 बिलियंस आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होता है। लगभग आपका कितना प्रेजेंट होता है, 10 बिलियन, यानी कि जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, भैंस है, बकरी है और आपका ह्यूमन है सॉरी, तो मैमल्स के अंदर लगभग 10,000 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर लगभग, सॉरी, मैमल्स के अंदर 10 बिलियन समझ रहे हो, 10 बिलियन का मतलब हो गया लगभग आपका 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ आपका मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। एक सेल की बात है, ये एक सेल के अंदर, ये एक सेल है, एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बात समझ आ रही है। और बैक्टीरिया के अंदर लगभग 10,000 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई, सारी चीजें समझ में आई। आपका यूनिवर्सल सेल कंपोनेंट क्या है, आपका राइबोसोम है, हर प्रकार के सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। और ये आपका बैक्टीरिया के अंदर हम बात करेंगे तो 10,000 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और मैमल्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 मिलियन राइबोसोम आर प्रेजेंट इन मैमल्स। तो यहां तक ये पॉइंट आप लोगों की समझ में आया। आगे डिस्कस करते हैं आप क्या, कि राइबोसोम आर ऑफ 2 टाइप्स। राइबोसोम के प्रकार की बात हम करेंगे पहले, इसका फंक्शन हम बताएंगे, आगे फंक्शन की ओर ही हम लोग बढ़ रहे हैं। तो फंक्शन के बारे में हम अगर चर्चा करें तो इसका फंक्शन से पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के कितने प्रकार हैं। ठीक है, राइबोसोम के प्रकार की हम बात करेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम है सर, ये 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है राइबोसोम। एक आपका प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक
प्रो जो प्रोकैरियोटिक सेल है किसकी होती है? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन सा? 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक, यानी कि यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं, यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल आपकी कौन सी होती है? चाहे आपका प्लांट सेल हो, चाहे आपका एनिमल सेल हो, ठीक है ना। तो या आपका चाहे एल्गी हो चाहे फंगल हो, तो इसके अंदर जो होता है वो 80S टाइप राइबोसोम होता है। 80S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। राइबोसोम आपके राइबोसोम को दो प्रकार होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और इस S का क्या मतलब है? ये जो S आप देख रहे हैं, इस S का क्या मतलब है? ये देखिए, S का मतलब है यहां पर स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग क्या है? स्वेडबर्ग एक यूनिट है क्या, कि मान के चलिए कि हम आप इसको राइबोसोम को हम लेके जा रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, और लेबोरेटरी के अंदर लेके जाकर के इस पर हम सेंट्रीफ्यूग हम इसे करते हैं, अब केंद्रित इसे करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कितने आरपीएम पर या कितनी स्पीड से ये सेंट्रीफ्यूग हो रहा है, तो उस आरपीएम को मापने की जो दर है वो स्वेडबर्ग है। उस स्पीड को, उस आरपीएम को, जिस आरपीएम पर, जिस स्पीड पर इसकी डेंसिटी निकल के आ रही है, इसकी शेप निकल के आ रही है, जिस आरपीएम पर निकल के आ रही है, उसको मापने की जो दर है वो स्वेडबर्ग है। बात समझ में आ रही है? उसकी मापने की दर क्या है? स्वेडबर्ग है। और ये 70S टाइप राइबोसोम और एनिमल और प्लांट सेल के अंदर 80S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अब इस 70S और 80S के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 70S और 80S के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ आपका क्या है? एक तरफ आपका 70S है और एक तरफ आपका 80S है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए, जो 70S जो यूनिट है उसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है। दो पार्ट में तब तोड़ेंगे तो एक आएगा 50S और एक आएगा 30S। इसको जोड़ के मत देखिएगा, इसको जोड़ना मत कि 50 और 30 मिलकर के 80 हो गया साहब, ये तो 70 है। नहीं, 70S को जब अब अलग अलग करेंगे तो एक 50S सब यूनिट निकल के आएगी, एक 30S सब यूनिट निकल के आएगी। इसी तरीके से जब 80S को हम जब ब्रेक डाउन करेंगे तो एक तरफ 60S निकल के आएगा और एक तरफ 40S निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? 40S निकल के आएगा। इसको हम दो भागों में तोड़ रहे हैं, 50S और 30S, और ये 60S और ये 40S। चलिए, अभी हमने तोड़ा क्यों है सर, इसको जान लीजिए। देखिए, मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, हो सकता है कि स्ट्रक्चर थोड़ी सी गड़बड़ निकल के आए, गड़बड़ ही बनेगी, उम्मीद नहीं कर सकते आपको ज्यादा बहुत अच्छी बनेगी। ये हो गया और ये, और इसके बीच में ये कनेक्ट होता है, एक वायर होता है, एक वायर की तरह, ये इस तरीके से कुछ, ये वायर से आपस में कनेक्ट होते हैं। और ये जो यूनिट है ऊपर वाली, ये लार्ज सब यूनिट है, ये 50S सब यूनिट है, यानी कि बड़ी वाली लार्ज, और ये 30S सब यूनिट है, और ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये वायर जो है ये है आपका mDNA। क्या है? ये है ये कौन सा वायर है? ये वायर है आपका mDNA, सॉरी mRNA, माफ कीजिएगा। ये कौन सा वायर है? mRNA, मैसेंजर RNA, संदेश वाहक RNA। M का मतलब क्या है? M का मतलब है मैसेंजर RNA, यानी कि संदेश वाहक RNA, संदेश वाहक RNA, mDNA। बात समझ आ रही है? तो 70S के हम दो भाग करते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, एक 50S एक 30S, दो सब यूनिट में तोड़ा है।
ये 50s ये आपकी लार्ज सब यूनिट है, 30s ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है। और इसका जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो लार्ज सब यूनिट है यानी कि 50s सब यूनिट है। इसके नीचे जो पार्ट आएगा वो स्मॉल सब यूनिट आएगी यानी कि 30s सब यूनिट आएगी। और इन दोनों को आपस में एक वायर की तरह संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं mRNA। क्या बोलते हैं? mRNA बोलते हैं। m का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए यानी कि संदेश वाहक आरएनए। अब ये किस चीज का संदेश लेके जा रहा है इसके पास किस प्रकार के संदेश आ रहे हैं? ये संदेश वाहक है, ये संदेश लेके आ रहा है राइबोसोम के पास। किसके पास संदेश लेके आ रहा है? ये राइबोसोम के पास संदेश लेके आ रहा है। किसके लिए? कि भैया आप प्रोटीन मेकिंग का काम कीजिए। क्या करेंगे? राइबोसोम के पास ये मैसेज लेके आ रहा है और बोल रहा है कि सर जी आपका काम स्टार्ट हो गया है, आप अपना प्रोटीन बनाना शुरू कर दीजिए। तो ये क्या करेगा? ये प्रोटीन मेकिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रोटीन मेकिंग का काम करेगा, प्रोटीन मेकिंग। और एक क्या काम करेगा? एक दूसरा काम और करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा और ये प्रोटीन बनाने का काम करेगा, प्रोटीन बनाने का। ये क्या कर रहा है राइबोसोम? राइबोसोम दो काम कर रहा है, एक प्रोटीन मेकिंग का काम कर रहा है और एक प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये राइबोसोम कर रहा है। देखिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70s और एक 80s। 70s टाइप जो राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। और 80s जो पाया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, जैसे कि प्लांट और ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल सेल के अंदर 80s राइबोसोम पाया जाता है। तो 50s और 30s दो सब यूनिट में हमने इसको तोड़ा है। तो बड़ी वाली जो यूनिट है लार्ज सब यूनिट वो ऊपर आएगी और 30s जो स्मॉल सब यूनिट है वो नीचे आएगी। ये दोनों आपस में एक वायर जैसी स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है और उस वायर को बोला जाता है mRNA। और ये mRNA क्या है? ये मैसेंजर आरएनए है यानी कि संदेश वाहक आरएनए है। और ये क्या संदेश लेके जा रहा है राइबोसोम के पास? ये संदेश लेके जा रहा है कि भाई साहब राइबोसोम सर जी आप एक काम करिए, अब आपका जो दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। यानी कि क्या काम है इनका? प्रोटीन बनाने का और प्रोटीन का संश्लेषण करना। इनके दो काम हैं। राइबोसोम किसका काम करता है? राइबोसोम प्रोटीन मेकिंग, प्रोटीन को बनाने का और प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम राइबोसोम करता है। कौन लेके आ रहा है इसके पास मैसेज? आपका ये लेके आ रहा है mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए लेके आ रहा है। ये किस चीज से कनेक्ट होते हैं? इससे दो सब यूनिट कनेक्ट होती हैं mRNA से और यहाँ पर मैसेज आता है और यहाँ पर आपका क्या है? प्रोटीन मेकिंग और प्रोटीन सिंथेसिस का काम होना शुरू हो जाता है। और सेम प्रोसेस यहाँ पर है। अगर मैं इस प्रोसेस को यहां देखूं, इस प्रोसेस को अगर मैं यहां एनालिसिस करूं तो देखिए इसको मैं रब कर रहा हूं। अगर मैं इसको यहां पर कनेक्ट, अगर एनिमल सेल या यूकैरियोटिक सेल की अगर ड्रॉ करने की मैं बात करूं तो सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, सारी चीजें वही, फंक्शन है, सारा काम वही होगा इसके अंदर भी। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है और ये आपका छोटी वाली यूनिट इस जगह है, ठीक। और ये आपका कनेक्ट है एम वायर, ये वायर है जो कनेक्ट है, ये वायर आपका कनेक्ट है इस तरीके से। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया। और ये कौन सा वायर है? ये आपका mRNA है, mRNA है, मैसेंजर आरएनए है। ये कौन सी है? ये लार्ज सब यूनिट है 60s। ये कौन सी है? ये आपकी 16s सब यूनिट है। ये आपकी कौन सी है? 40s सब यूनिट है, सब यूनिट है। बात समझ में आ रही है? मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए, इसके पास भी ये मैसेज लेके आ रहा है। किस चीज का लेके आ रहा है? आपका ये लेके आ रहा है, ये प्रोटीन मेकिंग का, प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम ये आर मैसेंजर, ये mRNA जो वायर की तरह कनेक्ट है, इसके पास मैसेज लेके आ रहा है कि सर जी आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। तो राइबोसोम का वर्क क्या है? राइबोसोम का वर्क है प्रोटीन मेकिंग और प्रोटीन सिंथेसिस का काम इसी का है। बात समझ में आ रही है? प्रोटीन मेकिंग और प्रोटीन सिंथेसिस का काम इसी का है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम है। एक एनिमल सेल के अंदर तो आपका 10 मिलियंस, नंबर ऑफ 10 मिलियंस में आपका राइबोसोम है। तो इतने सारे राइबोसोम है तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे राइबोसोम मिलकर के ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं।
जब बहुत सारी यूनिट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो एक स्ट्रक्चर निकल के आती है। मिलियंस में आपके राइबोसोम प्रेजेंट हैं। तो क्या होता है कि एक सेल के अंदर ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ये आपका ऊपर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, ये ऊपर वाले होंगे आपके, ये आपस में ये कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। और नीचे वाली जो यूनिट होगी वो स्मॉल यूनिट हो गई, ये आपस में ऐसे कनेक्ट होगी, ये स्मॉल यूनिट है। तो अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में ये आपस में श्रृंखला बन गई, एक चेन बन गई, और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है आपका mRNA, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये mRNA ये आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये बायर की स्ट्रक्चर है, ये बायर की स्ट्रक्चर है, ये बायर की स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका, ये mRNA है, मैसेंजर आरएनए है। और ये क्या हो रहा है, राइबोसोम मिलियंस में एक सेल के अंदर है, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ये आपस में ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये वाली जो आपका ऊपर जो डायग्राम देख रहे हैं, ये कौन सी यूनिट है, ये 60S सब यूनिट है, सब यूनिट है। बात समझ में आ रही है, ये 16S सब यूनिट है। और ये कौन सी यूनिट है, ये 40S सब यूनिट है, सब यूनिट है। यहां तक आप समझ में आ गई, ये एम बायर है। तो ये जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, जब राइबोसोम एक चेन में, एक श्रृंखला में जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर निकल के आती है, और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, पॉलीसोम। क्या बोला जाता है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पॉलीसोम, पॉलीसोम्स। उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पॉलीसोम्स बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, जब बहुत सारे राइबोसोम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो बड़ी सब यूनिट यानी कि लार्ज सब यूनिट ऊपर कनेक्ट होंगी, स्मॉल सब यूनिट नीचे कनेक्ट होंगी, और ये जो कनेक्ट होगा ये पूरे वायर से कनेक्ट होगा, जिसे हम mRNA बोलते हैं। और इस जब बहुत सारी यूनिट्स आपस में कनेक्ट होकर के जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पॉलीसोम्स। क्या बोला जाता है, पॉलीसोम्स बोला जाता है। तो यहां पर एक बात निकल के आती है, क्या, यहां पर एक बात निकल के आती है कि पॉलीसोम्स क्या है, तो इसमें दो चीजें लिख लीजिएगा। क्या, एक तो यूनिट ऑफ प्रोटीन मेकिंग, ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट ऑफ प्रोटीन मेकिंग, यूनिट्स ऑफ प्रोटीन मेकिंग, प्रोटीन मेकिंग। और ये फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है आपकी प्रोटीन मेकिंग। प्रोटीन बनाने की जो यूनिट है वो आपकी कौन सी यूनिट है, वो यूनिट आपकी कहलाती है, वो यूनिट कहलाती है आपकी, ये क्या है, प्रोटीन। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये तो आपका हो गया प्रोटीन, ये हो गया यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और यहां होता है फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन मेकिंग। और यूनिट किसकी है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की। बात समझ में आ रही है, प्रोटीन सिंथेसिस की ये क्या है, यूनिट है। और ये प्रोटीन मेकिंग की संरचनात्मक या कार्यात्मक आपकी यूनिट है, क्या, पॉलीसोम्स। तो यहां पे आप समझ के आ रहे हो, इसका फंक्शन की आप बात करोगे कि राइबोसोम का साहब ये फंक्शन क्या है, राइबोसोम की फंक्शन की अगर आप बात करोगे तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका प्रोटीन मेकिंग, क्या, प्रोटीन मेकिंग, प्रोटीन का बनाना, और एंड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण। अब ये प्रोटीन मेकिंग का काम कर रही है, प्रोटीन बनाने का काम कर रही है, इसलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने का काम कर रही है, इसलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है आपका फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोला जाता है, यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है किसको, राइबोसोम को। तो ये आपका पूरा राइबोसोम का मटेरियल रहता है। राइबोसोम, राइबोसोम
कि जब बहुत सारे यूनिट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, mRNA से मैसेंजर आरएनए से आपस में कनेक्टेड है, और इस पूरी स्ट्रक्चर को कहलाया जाता है पोलिसोम्स कहलाया जाता है। और पोलिसोम्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है कि यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन मेकिंग। तो अगर आप बात करोगे राइबोसोम के प्रोटीन के फंक्शन के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटीन मेकिंग का काम और प्रोटीन के संश्लेषण का काम, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम। प्रोटीन मेकिंग का काम करता है राइबोसोम, इसलिए राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। राइबोसोम, पलाडे साहब, ये सारा कुछ मैंने आपको डिस्कस कर दिया। टाइप्स ऑफ राइबोसोम कितने होते हैं? 70s 80s, दोनों में काम वर्क एक ही है। चाहे आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का काम हो, वहां भी प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन मेकिंग का काम होगा, और चाहे आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका चाहे प्लांट सेल हो, चाहे आपका ह्यूमन सेल हो, तो उसके अंदर भी ये प्रोटीन मेकिंग और प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये करेगा। ठीक है, बस अंतर इतना है कि प्लांट का जो राइबोसोम है, यहां तक आप लोग समझ में आ गए? तो प्लांट का जो राइबोसोम है वो भी क्या काम करेगा? वो भी आपका काम करेगा प्रोटीन मेकिंग का और प्रोटीन के सिंथेसिस का, प्रोटीन के संश्लेषण का। यहां तक ये राइबोसोम आपका कंप्लीट होता है। तो आगे अब हम जो एक चीज अगला सेल ऑर्गेनल लेके आते हैं, और अगला सेल ऑर्गेनल कौन सा आएगा? वो आपका आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आएगा? अगला आपका सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डेली का मैटर डेली जरूर तैयार करते रहिएगा, वरना ये एक दिन बोझ आपके ऊपर बन जाएगी। तो डेली नोट्स बनाइए, डेली आप अपना जितना भी मटेरियल है डेली का डेली तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो अगला आपका क्या सेल ऑर्गेनल है? अगला सेल ऑर्गेनल आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए डाल लेते हैं साहब, जो भी नंबर है, 7वां है, 7वां सेल ऑर्गेनल है, 7वां है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदव्वी जालिका। अंतःप्रदव्वी जालिका, ये वाली चीज है, ठीक है। अंतःप्रदव्वी जालिका, अंतःप्रदव्वी जालिका। तो देखिए एंडो का क्या मतलब होता है? अगर एंडो की अगर आप बात करोगे तो एंडो का क्या मतलब होता है? इनर द सेल, इनर द सेल, सेल के अंदर। और ये क्या होता है? प्रदव्वी यानी कि प्लाज्मा। प्लाज्मिक का क्या मतलब होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और रेटिकुलम का क्या मतलब होता है? रेटिकुलम का मतलब होता है नेट, नेट। देखिए इनर द सेल का मतलब क्या है? सेल के अंदर या कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर। प्लाज्मिक मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। नेट का मतलब होता है जाल, जाल, प्लाज्मा झिल्ली। और ये प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा नाम है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन, या आपका प्लाज्मा लेमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि कोशिका के अंदर, कहां? प्लाज्मा के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि इसको लिख लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के नीचे,
प्लाज्मा झिल्ली के नीचे, प्लाज्मा झिल्ली के नीचे या या कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर एक जाल होता है। क्या होता है? जाल होता है, जिसे ER कहते हैं, जिसे ER कहते हैं। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर शॉर्ट में लिखने की बात आएगी तो मैं क्या लिखूंगा? इसको शॉर्ट में लिखूंगा ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप समझ रहे हैं, एंडो का मतलब हो गया इनर द सेल, प्लाज्मिक यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेट यानी कि कोशिका के अंदर, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो क्या है, ये आपका क्या है? सेल है, और सेल के ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक आपका जालीनुमा स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे बोला जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार का होता है। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि इसकी डिस्कवरी करने वाले कौन व्यक्ति हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की है, इस पॉइंट को आप डाल लीजिए। इसकी डिस्कवरी या खोज किस व्यक्ति ने की है, और इसकी जो खोज करता है वो आपके हैं गार्नियर साहब। कौन है? गार्नियर साहब है, गार्नियर साहब। गार्नियर ने इसकी खोज की है। इसको हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, गार्नियर। गार्नियर साहब ने इसकी खोज की है, और इन्होंने इसका एक नाम रखा था खुद अपने मन से, इसका नाम रखा था इर्गोप्लाज्मा। इर्गोप्लाज्म, इर्गोप्लाज्म इसका नाम रखा था। क्या नाम रखा था? इसके नीचे हिंदी में लिख देता हूं मैं, इसका क्या नाम रखा था? इर्गोप्लाज्म नाम रखा था। बात समझिए, ये मैंने आपको बताया कि आपका प्लाज्मा झिल्ली के नीचे या कोशिका के अंदर एक जाल नुमा एक आकृति होती है, एक जाल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम ER कहते हैं। और ये इसका पूरा स्ट्रक्चर आगे जाने वाला है। और आपकी डिस्कवरी या खोज किसने की थी? वो गार्नियर साहब ने इसकी खोज की थी। और गार्नियर साहब ने जो खोज की थी, इसका इन्होंने नाम रखा था इर्गोप्लाज्म। और यही इर्गोप्लाज्म आगे जाकर के ये जो स्ट्रक्चर है, इस इर्गोप्लाज्म ही आगे जाकर के ER के नाम से जाना गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना गया। इतनी सी बात आप लोगों की समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की। एंडोप्लाज्मिक, और ये चीज ध्यान रखिएगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नाम रखा था वो पोर्टर साहब ने रखा था। एक पॉइंट कर दीजिए, जो पोर्टर एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है? पोर्टर। पोर्टर साहब ने इसका नाम क्या किया था? इसका नाम रखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम क्या रखा था? पोर्टर नाम है इनका, ये पोर्टर। ये पोर्टर साहब ने इसका नाम रखा है। जिसकी डिस्कवरी की थी, जिसने खोज किया था, वो खोज करने वाले थे गार्नियर साहब। इस गार्नियर साहब ने इसका नाम रखा था इर्गोप्लाज्म। लेकिन आपके पोर्टर साहब ने इसका नामकरण किया था। जो टर्म दी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो टर्म देने वाले हैं वो कौन है? आपके पोर्टर साहब है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते, आगे बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। चलिए आगे किसके बारे में बात करते हैं? आगे बात करेंगे इसके टाइप्स की। इसके टाइप्स आप देख लीजिए। चलिए इसके टाइप्स की हम बात करें। देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं एक डायग्राम आपको ड्रॉ कर रहा हूं, उससे आपको समझना है। ये है, ये आपकी क्या है? ये आपकी सेल है, और सेल के जस्ट ऊपर ये आपका क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसके जस्ट ऊपर क्या है? इसके जस्ट ऊपर सर जी सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। और इसके बीच में आपका क्या है? इसके बीच में आपका ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है साहब।
ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर आपके क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। न्यूक्लियस मैंने आपको पढ़ा दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पढ़ा दी, सेल मेम्ब्रेन आपको पढ़ा दिया। तो ये क्या है आपका, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है, ठीक। और ये क्या है आपका, ये है आपका आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक। ये दो चीजें आपकी हैं। तो देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, इसको आप यहां से कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है सर जी। ये तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ईआर जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो ईआर है, वो ईआर होता है आपका दो प्रकार का। क्या होता है, ईआर आपका होता है दो प्रकार का। क्या होता है, एक तो होता है रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर यानी कि एक होता है खुरदरी या खुरदरा अंत्यप्रदव्य जालिका, या खुरदरी अंत है प्रदव्य जालिका, और एक होता है आपका स्मूथ यानी कि चिकनी अंतः प्रदव्य जालिका, चिकनी अंतः प्रदव्य जालिका, चिकनी अंतः प्रदव्य जालिका, या उसको बोलेंगे खुरदरी अंतः प्रदव्य जालिका। बात समझ में आ रही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार की आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है रफ ईआर, एक होती है स्मूथ ईआर, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो रफ ईआर है वो रफ ईआर क्या होती है, और जो स्मूथ ईआर है वो स्मूथ ईआर क्या होती है। तो इसको हम समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए, ये जो न्यूक्लियस के जो पास में है, न्यूक्लियस के जो पास है, ये जो है आपकी, ये है आपकी रफ ईआर, ये खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या खुरदरी अंतः प्रदव्य जालिका है। और ये अंतः प्रदव्य जालिका किसके पास है, किसके नजदीक है, नियर बाई किसके नजदीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक है, केंद्रक झिल्ली के पास है या केंद्रक के पास है। समझ लीजिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में जो आप ये देख रहे हैं, ये रफ ईआर है, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी है स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसके नजदीक है, नियर बाई सेल मेम्ब्रेन, नियर बाई सेल मेम्ब्रेन। किसके नजदीक है, ये नजदीक है नियर बाई सेल मेम्ब्रेन के नजदीक है। जो
जो आपकी सेल मेम्ब्रेन के जो नजदीक है वो किस प्रकार की आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो न्यूक्लियर के पास है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है वो आपकी किस प्रकार की है, रफ है, खुरदरी है। ये खुरदरी क्यों है, अब क्वेश्चन आता है इस बात का, खुरदरी क्यों है, आगे बात करेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। जो न्यूक्लियस के नजदीक है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो नजदीक है वो आपकी रफ ईआर है, और जो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक है वो आपकी स्मूथ ईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। किसकी नियर बाई है, ये सेल मेम्ब्रेन के नियर बाई है। इतनी बात आप समझ गए। और रफ इसको क्यों बोला जाता है, इसको रफ इसलिए बोला जाता है कि साहब इसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी होती है, और ये कहलाते हैं सर जी राइबोसोम। क्या कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। इसके ऊपर जो न्यूक्लियस के नजदीक जो रफ क्यों है, खुरदरी क्यों है, क्योंकि साहब इसके ऊपर भी आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेम इसके पास भी इसी तरीके से इसके ऊपर आपका डॉट डॉट डॉट, ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, ये आपका रफ ईआर क्यों है, रफ क्यों है ये रफ सर जी इसलिए है क्योंकि यहां पर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है इसके ऊपर। ये इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आई कि साहब आपका ईआर दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ रही है। तो जो रफ है वो न्यूक्लियस के पास या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है या न्यूक्लियस के पास है वो आपकी क्या है, ये रफ खुरदरी अंतःप्रदव्य जाल का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये खुरदरी या रफ क्यों है, क्योंकि साहब इसके ऊपर प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण ये आपको क्या बोला जाता है, आपका रफ ईआर बोला जाता है। इसको स्मूथ या चिकनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। राइबोसोम क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो चलिए आगे हम बात करें कुछ, ये तो आपका हो गया डायग्राम, और कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं, कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए दो चीजें मैंने आपको बताई थी, दो मैंने आपको बताया था। एक बताया था आपको रफ ईआर मैंने आपको बताया था, और एक मैंने आपको बताया था स्मूथ ईआर। क्या बताया था, स्मूथ ईआर मैंने आपको बताया था। एक आपका कहलाता है आपका क्या, रफ या खुरदरी ईआर, या एक आपका कहलाता है स्मूथ ईआर। तो चलिए ये कहां होती है, सबसे पहला पॉइंट क्या जाएगा, ये नियर बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस कहां होती है, ये नियर बाई न्यूक्लियस, नियर बाई न्यूक्लियस केंद्रक या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अर्थात ये कहां होती है, रफ यानी कि इसको क्या बोलना है, ये खुरदरी है, खुरदरी ईआर है ये, यानी कि अंतःप्रदव्य जाल का है। ये चिकनी है, ये चिकनी ईआर है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, चिकनी ईआर है। ठीक, तो जो आपकी न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, कौन है, ये कहां के नजदीक होती है, नियर बाई केंद्रक। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रक, और इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। रफ ईआर की लोकेशन कहां है, नियर बाई न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैं बात करूं स्मूथ की लोकेशन कहां है, नियर बाई सेल मेम्ब्रेन, नियर बाई सेल मेम्ब्रेन, नियर बाई सेल
मेम्ब्रेन, नियर बाई सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली के नजदीक है। बात समझ में आ रही है? दूसरा डिफरेंस देखिए, या इसको हिंदी में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये खुरदरी कहां पर है, इसको आप लिख लीजिए हिंदी में, कोशिका झिल्ली, वो सॉरी केंद्रक झिल्ली या केंद्रक या केंद्रक झिल्ली, झिल्ली के नजदीक होती है, के नजदीक होती है, नजदीक होती है। ये कहां होती है? ये कोशिका झिल्ली के नजदीक होती है, ये कोशिका झिल्ली के नजदीक होती है, कोशिका झिल्ली के नजदीक होती है। किसके नजदीक होती है? कोशिका झिल्ली के नजदीक होती है। अब बात करते हैं, ये मोर स्टेबल है। दूसरा पॉइंट क्या जाएगा? ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये आपके किसके नजदीक है? ये नियर बाई न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर केंद्र के नजदीक होगा वो आपका बहुत स्टेबल होगा। जो क्यों? केंद्रक इसका ब्रेन है, और जो ब्रेन के आसपास चीजें रहेंगी वो बहुत ज्यादा स्टेबल होंगी। जो न्यूक्लियस के नजदीक होंगी वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। रफ ईयर बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्या है? बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर आप यहां बात करोगे इस जगह, तो ये लेस स्टेबल है। क्या? ये आपकी लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है सर। ये लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, या ये आपका सेल मेम्ब्रेन के नजदीक है। ये बिल्कुल आउटर में है, ये बिल्कुल आउटर में है सेल के, सेल का बाउंड्री पर है ये। तो ये बहुत कम आपका, ये बहुत कम स्टेबल है, ये बहुत कम स्थायी है, ये बहुत ज्यादा स्थायी है, मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो न्यूक्लियस के नजदीक है वो बहुत ज्यादा स्थायी होगी, और जो सेल से दूर यानी कि सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के नजदीक होगी वो कम स्थायी होगी, यानी कि लेस स्टेबल होगी। एक चीज। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या डिफरेंस है इसमें? तीसरा डिफरेंस क्या है? तो तीसरे डिफरेंस को आप यहां लिख लोगे। इसको रफ ईयर क्यों बोलते हैं? तीसरा स्टेप यहां लिख लीजिए आप इसका। ये इसको रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये रफ क्यों है? क्योंकि राइबोसोम उपस्थित है। ये स्मूथ क्यों है? ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि यहां पर राइबोसोम एब्सेंट है। राइबोसोम आपका क्या है? एब्सेंट है, राइबोसोम एब्सेंट है सर जी, और यहां राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो तीसरा डिफरेंस आपका ये हो गया। जब ये राइबोसोम यहां पर प्रेजेंट है तो राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का मैंने आपको काम बताया था थोड़ी देर पहले ही, और मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन मेकिंग का, प्रोटीन मेकिंग का और प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का, सिंथेसिस का। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो रफ ईआर है वो रफ ईआर आपका क्या है, ये इसका काम क्या है, कि साहब रफ ईआर का काम है प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। बात समझ में आ रही है? प्रोटीन मेकिंग का, प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका है? रफ ईआर का है। क्यों है? क्यों प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मेकिंग हो रही है? क्योंकि इसके ऊपर साहब राइबोसोम प्रेजेंट है। अब यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है नहीं, ये स्मूथ है, तो यहां पर ये किस चीज का सिंथेसिस करेगा? स्मूथ ईआर किसका सिंथेसिस करेगा? स्मूथ ईआर जो करेगा वो लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करने का काम करेगा। यानी किसका? लिपिड्स, लिपिड्स यानी कि वसा तथा स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स सिंथेसिस का या संश्लेषण का काम करेगा। कौन करेगा? स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतः प्रदव्य जालिका का काम क्या है? लिपिड्स या वसा तथा स्टेरॉइड्स के संश्लेषण का काम आपका स्मूथ ईआर करता है।
और रफ ईआर जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो किसका काम करता है? प्रोटीन बनाने का और प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। ये दोनों काम क्यों करता है? क्योंकि साहब इसके ऊपर राइबोसोम है और राइबोसोम का ही वर्क क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण और उसका मेकिंग करने का काम, उसको बनाने का काम है। तो ये आपके रफ ईआर और स्मूथ ईआर आपके हो गए। बात समझ आ रही है? रफ ईआर आपका हो गया और दोनों चीजें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो इस समय लगभग आपका समय तो नजदीक होता जा रहा है। तो इसके दो आपके एग्जाम्पल, दो मैंने आपको कराया आज। एक मैंने आपको कराया था राइबोसोम के बारे में और एक मैंने आपको कराया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो चलते चलते एक नोट डाल के आप लिख लीजिए, नोट डाल के एक नोट डाल लीजिए आप। और नोट डाल के क्या लिखेंगे? नोट डाल के आप लिखेंगे, नोट डाल के क्या लिखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के बीच आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। डायग्राम आप देख रहे थे, उस डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था? डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि साहब देखिए एक पॉइंट वहीं डलवाना था मुझे, लेकिन कोई नहीं, ये न्यूक्लियस है, ये इस जगह आपका स्मूथ ईआर था और यहां पर ये आपका क्या है? यहां पर ये आपका क्या था? रफ ईआर है, ये रफ है, रफ ईआर था। और ये कौन सा था? ये स्मूथ ईआर है, स्मूथ ईआर है। तो यहां पर एक पॉइंट लिख जाएगा कि क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन कहां है, लोकेशन कहां है सेल के अंदर, ये आपको बतानी थी। तो एक तो आपको रफ का पता ही है कि रफ ईआर कहां है, कि रफ ईआर सब लोकेशन है नियर बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस। और आपका जो स्मूथ ईआर की लोकेशन कहां है? नियर बाई सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के नजदीक। या मैं बोलूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि दोनों की लोकेशन कहां है, तो आप बताओगे मिड बाई या मिड इन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर या न्यूक्लियस, लिख लीजिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी अगर लोकेशन स्मूथ हो चाहे आपका रफ हो, इन दोनों की लोकेशन की बात करोगे तो ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच उपस्थित है। ये आपकी आ गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, ये आ गया और इसी में आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये भी आपका इधर है, ये आपका हो गया रफ ईआर। तो इन दोनों की लोकेशन कहां है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको और कराना था। तो इस तरीके से आपका राइबोसोम कंप्लीट होता है और आपका एंडोप्लाज्मिक कंप्लीट आपका होता है। तो इसकी डिस्कवरी मैंने आपको बताई, डिस्कवरी किसने की, इसका नाम किसने किस तरीके से रखा, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं, ठीक है ना। तो आपको अगर हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कहीं ना कहीं हमें असहजता महसूस होती है। और हमें अगर थोड़ा सा ऊर्जावान या हेल्दी हमको रखना है या बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की हमें जो प्रेरणा मिलेगी वो आपके प्रेम का परिणाम होगा। आप लोग हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो उसका रेस्पॉन्स हमें मालूम पड़ता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो प्लीज हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ अच्छा लग रहा है तो बताइए, कुछ कमियां अगर हम लोगों के कंटेंट में आ रही हैं तो उसके बारे में भी प्लीज हम लोगों को बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार।